ये वीडियो आपको सुनने में चाहे कितनी भी बकवास क्यों ना लगे, बट रिमेंबर ये बिल्कुल सच था और ये मुझे मेरे आज तक के इतिहास की सबसे ज्यादा फनीएस्ट स्टोरी लगी। यकीनन आपको भी ऐसा ही कुछ लगेगा, बट क्योंकि एक वॉर टाइम स्टोरी है तो आप भी एक बहुत तगड़े से सोल्जर बनकर अपने हाथों में भारी भारी हथियार लेकर इस लाइक बटन के ऊपर बैठकर युद्ध के मैदान में जाएं। आपके वजन से वैसे ही लाइक बटन दब जाएगा। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। जब 20वीं शताब्दी की शुरुआत हुई तो रशिया और जापान के बीच में ये एक अलग ही लड़ाई चल रही थी कि आखिर कौन कोरिया और चाइना के ऊपर अपना नियंत्रण हासिल करेगा, कौन इसकी कुर्सी के ऊपर बैठेगा, कौन इन दोनों को कंट्रोल करेगा। उस टाइम पर जापान कोई भी युद्ध लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी तरफ से एक डील का प्रपोजल रशिया की तरफ भेजा कि इस डील के अकॉर्डिंग हम कुछ तरीके से दोनों मिलकर इन दोनों देशों को कंट्रोल कर सकते हैं। बट रशिया को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने साफ तौर पर इस डील को रिजेक्ट कर दिया और सामने से युद्ध का प्रपोजल दिया कि हाँ तुम हमसे लड़ो और जो जीतेगा वो इन दोनों के ऊपर कंट्रोल हासिल करेगा। बट इससे पहले कि जापान कुछ रिप्लाई करता, जापान ने खुद ही चाइना के अंदर बने हुए रशिया के नेवी बेस फोर्ट आर्थर के ऊपर हमला कर दिया और अब यहीं से एक बहुत लंबी लड़ाई शुरू होने वाली थी। जैसे ही जापान ने फोर्ट आर्थर के ऊपर अपना कब्जा किया, रशिया वाले समझ चुके थे कि उनको एक और नेवी का बहुत बड़ा बेड़ा फोर्ट आर्थर के ऊपर भेजना पड़ेगा ताकि वो जापान वालों से लड़ सके और ना सिर्फ लड़े बल्कि फोर्ट आर्थर के ऊपर दोबारा से अपना कब्जा हासिल करे। बट यहाँ दिक्कत सिर्फ ये थी कि फोर्ट आर्थर के ऊपर हुए उस हमले के अंदर रशिया के सारे नेवी के जो बड़े बड़े ऑफिसर थे, बढ़िया बढ़िया सैनिक थे, वो सारे के सारे वाइप्ड आउट हो गए। वो सारे के सारे अपनी जान गंवा चुके थे। अब मजबूरन रशिया को कुछ भी करके दोबारा से फोर्ट आर्थर के ऊपर अपना कब्जा हासिल करना था। उस टाइम पर रशिया के रूलर जार निकोलस II ने फाइनली यह निर्णय लिया कि वो अपने रशिया के बाल्टिक फ्लीट को पूरे 29,000 किलोमीटर का सफर तय करवाकर पूरे दुनिया में घुमाकर जापान भेजेंगे और वो जाकर वहां पर लड़ेंगे और ना सिर्फ लड़ेंगे बल्कि फोर्ट आर्थर के ऊपर दोबारा से कब्जा हासिल करेंगे। बट यहां दिक्कत सिर्फ यही थी कि रशियन बाल्टिक फ्लीट के अंदर जितने भी जहाज थे, इन्होंने कभी कोई लड़ाई नहीं करी। इनको इस तरीके से डिजाइन ही नहीं किया गया था कि वो जाकर किसी से लड़ सके, किसी युद्ध के अंदर शामिल हो सके। ये सभी जहाज एक गार्ड के तौर पर सिर्फ बाल्टिक समुद्र के अंदर बैठाए गए थे ताकि हाँ बस ये लगे कि रशिया का बाल्टिक समुद्र के ऊपर अपना पूरा कब्जा है। इसके अलावा जितने भी सैनिक इन बाल्टिक फ्लीट के अंदर मौजूद जहाजों के ऊपर मौजूद थे, इनको कोई भी वॉर की ट्रेनिंग नहीं दी गई। इनको पता ही नहीं कि आखिर वॉर किस तरीके से लड़ा जाता है। इनको कोई भी वेपन नहीं चलाना आता। ये जस्ट देखरेख करने के लिए इन जहाजों के ऊपर खड़ा किए गए थे। इनको कोई भी मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं दी गई। बट अब मजबूरी थी तो इनको ही अब रेडी करना था कि हाँ तुम सभी के सभी लोग इकट्ठे होकर बाल्टिक समुद्र को क्रॉस करते हुए 29,000 किलोमीटर का सफर तय करके सीधा जापान पर जाओ और वहां जाकर लड़ाई करो। अब क्योंकि बाल्टिक समुद्र सारा साल, लगभग सारा साल जमा ही रहता है, ठंड की वजह से बर्फ की एक मोटी चादर उसके ऊपर बिछी हुई रहती है, तो ये काम ऑब्वियसली अब इन लोगों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत थी कि रिफ्यूल वो आखिर पूरी दुनिया के अंदर कहां रुक कर करेंगे, क्योंकि जिस रूट को उन्होंने मैप किया था कि इस रूट से होकर वो जापान पहुंचेंगे, उस रूट पर एक भी रिफ्यूलिंग पॉइंट नहीं जहां पर वो रुक कर अपने जहाजों के अंदर तेल वगैरह भर सके, ईंधन वगैरह भर सके। बट निकोलस को इन सभी फ्लीट के ऊपर कोई विश्वास नहीं था। उसको पता था कि इनके बस की बिल्कुल भी नहीं है। बट वो जिस सैनिक को इन सभी का इंचार्ज बनाने वाला था, जिसको इस पूरे के पूरे मिशन की कमान सौंपने वाला था, एडमिरल रॉजर स्वेंस्की, इसके ऊपर उसको पूरा विश्वास था। उसको पता था कि अगर वो किसी भी जगह पर इस रॉजर्स को खड़ा कर देगा तो ये हर तरीके से हर सैनिक को संभाल सकता है, उनको ट्रेन कर सकता है किसी भी युद्ध के लिए। इस रॉजर्स के बारे में उस टाइम पर बहुत बड़ी अफवाहें ये चल रही थी कि ये आदमी ऐसा है, अगर इसको कोई भी एक सैनिक सामने काम करता हुआ पसंद नहीं आ रहा तो ये उसको उठाकर सीधा मिलिट्री से बाहर फेंकेगा, उसकी नौकरी खा जाएगा। और इसी डर से सभी सैनिक इसके आगे थर थर कांपते, इसके आगे सभी के सभी बहुत परफेक्ट तरीके से काम करते। और जब रॉजर्स को पता लगा कि उसको इस पूरे के पूरे मिशन का कैप्टन बनाया जा रहा है तो उसको कोई भी हेजिटेशन नहीं हुई। उसको पता था कि बाल्टिक फ्लीट के अंदर जितने भी सैनिक मौजूद हैं वो सभी के सभी नूब हैं, उनको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं। बट उसको ये भी पता था कि हाँ वो इन सभी को अच्छे से ट्रेंड कर सकता है। रॉजर्स के नीचे 2 असिस्टेंट ऑफिसर्स भी अपॉइंट किए गए। अब ये जो दोनों असिस्टेंट ऑफिसर थे ये अलग ही टाइप की बसड़, इनको भी कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किसी भी युद्ध के अंदर किस तरीके से लड़ाई करते हैं। बट फिर भी रॉजर्स ने जब इनसे पहली बार हाय हेलो किया तो वो समझ चुका था कि हाँ ये बिल्कुल नल्ले हैं, इनके बस की कुछ भी नहीं है, इनसे काम किस तरीके से लेना है वो मैं अपने आप डिसाइड करूंगा। इसके अलावा जब रॉजर्स ने उस पूरे बाल्टिक फ्लीट के अंदर मौजूद 45 जहाजों को देखा तो उसका माथा ठनक गया। क्योंकि वो पहली बार ऐसे वॉरशिप्स देख रहा था, क्योंकि ये जहाज कभी भी किसी युद्ध के अंदर नहीं गए, ये हमेशा बर्फ के अंदर ही खड़े रहते हैं, इन्होंने कभी किसी युद्ध को फेस नहीं किया। तो उसको पता था कि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है। इन जहाजों के साथ किसी देश के ऊपर हमला करना ऑब्वियसली बहुत बहुत रिस्की काम था। 16 अक्टूबर
1904 का दिन आ चुका था। रॉजर स्वेंसकी पूरे तरीके से रेडी थे अपने इस पूरे के पूरे 45 बाल्टिक फ्लीट जहाजों के साथ और इसके ऊपर मौजूद सभी सैनिकों के साथ। एडमिरल ने सभी को ऑर्डर दिया कि हम सभी अब चलने के लिए तैयार हैं और अब यात्रा अपनी शुरू की जाए। लेकिन जैसे ये यात्रा शुरू की गई, पहले 30 सेकंड के अंदर ही यहां सबसे बड़ी दिक्कत आ गई। जी हां, 45 में से एक जहाज आगे जाने के बजाय उसने पीछे का गेयर लगाया और वो पीछे वापस किनारे पर आकर फंस चुका था। मतलब वो समुद्र से निकलकर जमीन पर आ गया और अब वो जहाज वापस जाने के लिए तैयार ही नहीं था। जैसे ये चीज रॉजर्स ने देखी, उसका माथा ठनक गया कि यार अभी तो यात्रा शुरू भी नहीं की और उससे पहले तुम ऐसे दिक्कतें कर रहे हो। खैर, इस जहाज को यहीं छोड़ो, बाकी 44 जहाजों को अपने साथ लेकर इस फ्लीट को आगे बढ़ाओ। अब इन 44 जहाजों के बेड़े को डेनमार्क और स्वीडन के जो साइड में मौजूद बहुत ही संकरे समुद्री रास्तों से होते हुए आगे की तरफ निकलना था। बट रॉजर्स के 2 असिस्टेंट ऑफिसर्स, उन्होंने ये अफवाह सुनी और वो अफवाह आकर रॉजर्स को बताई कि हमारे सभी के सभी क्रू मेंबर्स के अंदर जितने भी लोग सैनिक मौजूद हैं हमारे जहाजों के ऊपर, उन सभी के बीच में अफवाह फैली हुई है कि जैपनीज टॉर्पीडो बोट्स उनके आगे तैनात की गई हैं और सभी के सभी क्रू मेंबर्स बहुत ज्यादा डर रहे हैं डेनमार्क के इस तट को क्रॉस करते हुए, क्योंकि उनको लग रहा है कि आगे जापान की टॉर्पीडोज बोट खड़ी हैं और वो कभी भी उनके ऊपर हमला कर देंगी। बट रॉजर्स ने अपने असिस्टेंट की बात सुनते ही उसकी तरफ गुस्से भरी आंखों से देखा और कहा कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है? जो तुम बोल रहे हो वो पॉसिबल भी कैसे है? पहली बात तो जापान के जो टॉर्पीडो बोट्स हैं उनके अंदर इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो 29,000 किलोमीटर का सफर तय करके यहां तक आ सके। और दूसरी बात, उनके पास इतना टाइम भी नहीं है कि वो इतने कम टाइम के अंदर यहां पहुंच जाए और हमसे युद्ध कर सके, वो भी बीच रास्ते के अंदर। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम जाकर सभी क्रू मेंबर्स को बता दो कि बिल्कुल भी डरना बंद कर दे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। उस असिस्टेंट ऑफिसर के कहे जाने के बाद भी कोई भी क्रू मेंबर मानने के लिए तैयार नहीं था। सभी के बीच में डर का माहौल था, भयंकर डर का माहौल। सभी बिल्कुल चुपके से पैर दबाते हुए उस रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। बट फिर रॉजर स्वेंसकी ने खुद अपने माइक से सभी के सभी जितने भी बाकी जहाज से उन सभी के पास मैसेज भेजा कि बिल्कुल भी डरना बंद कर दो, तुम बिल्कुल सेफ हो, यहां तक वो टॉर्पीडो बोट्स आ ही नहीं सकती, मुझे पता है, मेरे ऊपर विश्वास रखो और तुम मेरे साथ आराम से चलते रहो। ये बात कहकर रॉजर्स ने अपना रेडियो ऑफ किया, उसको आगे टांगा और ये मैसेज उसका सभी क्रू मेंबर्स के दिमाग में बैठ भी चुका था और इस मैसेज ने काम भी किया। सभी क्रू मेंबर अब शांत हो चुके थे और रॉजर्स भी अपने बेड पर जाकर उस रात सो चुका था। बट जैसे ही वो सुबह सुबह उठा, ऊपर आया अपने डेक पर देखने के लिए कि उसका पूरा का पूरा बेड़ा सही से चल रहा है नहीं, उसने जैसे ही दूरबीन लगाकर चारों तरफ जहाजों को देखना शुरू किया तो ये जहाज अलग ही नंगा नाच कर रहे थे। जी हाँ, हर जहाज उसके वाले जहाज को छोड़कर हर जहाज बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी सांप की तरह शेप बनाते हुए आगे बढ़ रहा है समुद्र में। ये चीज देखते ही रॉजर्स का दिमाग ठनका। उसने पूछा अपने असिस्टेंट ऑफिसर से कि ये क्या भसड़ है, अब ये ऐसे क्यों नाचते हुए चल रहे हैं समुद्र के अंदर? तो उस असिस्टेंट ऑफिसर ने बताया कि जनाब, जैसे ही आपने इन सभी के अंदर से वो अफवाह वाला डर निकाला, उसके बाद एक और अफवाह इन सभी क्रू मेंबर्स के बीच में फैल गई और वो ये कि जापान ने समुद्र के नीचे माइंस बिछा रखी हैं और इन माइन से बचने के लिए ही ये 43 जहाज सांप की तरह रेंगते हुए चल रहे हैं। जैसे ये चीज रॉजर्स ने सुनी, उसका दिमाग ठनक गया कि यार ये क्या आइटम मेरे को पकड़ा दिए हैं, इतने सारे हजारों सैनिक, इनको कोई भी चीज समझ में क्यों नहीं आती कि ये चीज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जापान का कोई भी जहाज या फिर कोई भी सबमरीन उस टाइम पर इतना लंबा सफर तय करके यहां पर आकर माइंस नहीं बिछा सकती। इतनी छोटी सी बात इन लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रही? फाइनली रॉजर स्वेंसकी ने दोबारा से अपना रेडियो उठाकर सभी क्रू मेंबर्स को समझाना शुरू किया कि ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ऐसा कोई भी माइंस हमारे नीचे नहीं बिछाई गई, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तुम मेरी बात का विश्वास करो और मेरे साथ क्लियरली इस रास्ते पर आगे चलते रहो बहुत आराम से। ये बात सुनते ही सभी के सभी क्रू मेंबर्स बिल्कुल शांत हो गए और फाइनली रॉजर स्वेंसकी ने भी चैन की सांस ली और वो वापस अपने नीचे कैबिन में जाकर अब आराम करने लगा। लेकिन जैसे ही शाम को वो वापस अपने फ्लीट का नजारा लेने के लिए ऊपर डेक पर आया और जैसे ही उसने दूरबीन लगाकर दोबारा से अपने फ्लीट को देखा, तभी उसका ध्यान सामने मौजूद बिल्कुल एंड में फ्लीट के एक बहुत बड़ा उसने आग का गुबार देखा। जैसे ये चीज उसने देखी, उसने दूरबीन का शीशा घुमाया और ज्यादा पास से उसको देखने लगा। उसको सामने बहुत सारी कैनन फायर्स दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा युद्ध सामने उसके छिड़ा हुआ हो। वो तुरंत भागकर अपने रेडियो वाले बॉक्स पर गया, उसने रेडियो उठाया और सभी से पूछना शुरू कर दिया कि आखिर वो जो बॉट है वो किसके साथ लड़ रही है, क्या उसको मदद की जरूरत है। तब उसी बॉट से जो फायर कर रही थी, उसी बॉट से मैसेज आया कि जनाब, हमारे सामने 8 जापान की टॉर्पीडो बॉट्स खड़ी हैं और वो हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। इससे पहले कि वो हमारे ऊपर हमला करें, हमने ही उनके ऊपर हमला कर दिया। अब ये जो मैसेज जिस जहाज से आया था उसका नाम कामचाटका। अब जैसे ही कामचाटका से ये बात रॉजर स्वेंसकी ने सुनी, उसने अपना रेडियो वहीं रखा, वापस डेक पर गया, दूर से देखने लगा कि आखिर क्या सच
में जापान की टॉर्पीडो बोट्स यहाँ तक आ चुकी हैं। तब उसका ध्यान एक बहुत ही छोटी बोट जो धीरे धीरे तैरते हुए उसके पास तक आ रही थी, और जैसे वो बोट उसके पास आई, उसके कैप्टन ने रॉजर स्वेंसकी से बात करी कि जनाब हम तो रशियन मछुआरे हैं और वो हमारी बोट्स हैं और हमारी बोट्स के ऊपर ही आप लोगों ने हमला कर दिया। जैसे ये चीज़ रॉजर स्वेंसकी ने सुनी, रॉजर स्वेंसकी का दोबारा से दिमाग ठनका। उसने उन मछुआरों के आगे हाथ जोड़े, उनसे माफ़ी मांगी कि कोई बात नहीं, हमारी गलती है, हमने गलती से आपको जापान की टॉर्पीडो बोट समझ लिया, आप प्लीज़ अपना काम जाकर करें, बाकी के जितने भी साथी हैं आप उनको बुला लें, हमारी जो कामचाटका नाम की बोट है उन्होंने गलती से आपको हमारा दुश्मन समझ लिया था। इसके अलावा जब रॉजर स्वेंसकी को पता लगा कि कामचाटका की तरफ से हजारों राउंड फायरिंग इन बोट्स के ऊपर की गई, हजारों कैनन के गोले इन बोट्स के ऊपर दागे गए, बट एक भी बंदूक की गोली या फिर एक भी कैनन का गोला इनमें से किसी भी बोट के ऊपर नहीं लगा। ये किस तरीके के निशाने इन्होंने ट्रेंड कर रखे थे, अगर सच में युद्ध हो गया यहाँ पर तो किस तरीके के निशाने, किस तरीके से वो दुश्मन से लड़ेंगे, ये अभी तक रॉजर स्वेंसकी की समझ से बाहर था। ऑब्वियसली रॉजर स्वेंसकी बहुत ज़्यादा परेशान, उसने कामचाटका को सीधे तौर पर निर्देश दे दिए कि तुमको ठीक ढंग से चलना है तो चलो, वरना सभी का माहौल खराब मत करो। अब कामचाटका की तरफ से सॉरी का मैसेज आया कि हम आगे से ध्यान रखेंगे, हम आपके साथ हैं, और धीरे धीरे इस फ्लीट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जैसे ये लोग डेनमार्क के तट से होते हुए आगे जा रहे थे, तभी एक बोट सामने से इनको आती हुई दिखाई दी, और तब दोबारा से इस फ्लीट ने सभी के सभी जहाज़ों ने मिलकर उस छोटी सी बोट के ऊपर हमला कर दिया, जबकि इनको पता ही नहीं था कि ये डेनमार्क की रीसप्लाई शिप है, मतलब कि ये डेनमार्क की तरफ से भेजा गया है खाने पीने का सामान इस फ्लीट के लिए। बट इनको पता ही नहीं था, इनको लगा कि जापान की टॉर्पीडो बोट है, इसके ऊपर ही हजारों राउंड फायरिंग कर दी, हजारों कैनन के गोले दाग दिए, इनमें से कुछ गोले बेचारे उस जहाज को भी लगे और वो जहाज वहीं से डर कर वापस घूमकर अपने तट के ऊपर जाकर खड़ा हो चुका था। जबकि बाद में रॉजर स्वेंसकी को पता लगा कि ये तो रीसप्लाई शिप थी और हमारे नल्ले सैनिकों ने इनके ऊपर ही हमला कर दिया, अब हम खाएंगे क्या, धोएंगे क्या। खैर वहां से बिना सप्लाई लिए ही ये पूरा का पूरा बेड़ा आगे बढ़ता रहा, और आगे बढ़ते बढ़ते जैसे ही रात के टाइम पर इन्होंने नोटिस किया कि सामने 6 अलग अलग टॉर्पीडो बोट्स इनको खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। इस 44 जहाजों के बेड़े के अंदर जो 6 जहाज आगे चल रहे थे, इन 6 जहाजों ने सबसे पहले उन सामने वाली टॉर्पीडो बोट्स को देखा था, और ये 6 जहाज एकदम से उनके ऊपर हमला करने लगे, और हमला करते ही जो पीछे वाले जहाज से ये लोग इतने ज्यादा डर गए कि इन लोगों ने अपने आप को साइड करना शुरू कर दिया, और साइड करते करते ये एक दूसरे के अंदर जाकर टकराने लगे। टकराते टकराते जैसे ये चीज रॉजर स्वेंसकी ने देखी, रॉजर स्वेंसकी दोबारा से ऊपर डेक पर आया और देखने लगा कि आखिर क्या भसड़ मची हुई है। सामने वो देख रहा है कि उनके 6 जहाज सामने किसी से युद्ध कर रहे हैं, और वो बहुत तेजी से बहुत भारी मात्रा में गोलाबारी उनके ऊपर कर रहे हैं, बारूद उनके ऊपर फेंक रहे हैं, बम गोले उनके ऊपर फेंक रहे हैं, बट उनको पता ही नहीं कि आखिर वो किससे लड़ रहे हैं। जी हाँ, जब रॉजर स्वेंसकी ने बाकी बचे हुए जहाजों की तरफ देखा जो अपने आप को साइड कर रहे थे, इस पूरे युद्ध से अपने आप को टाल रहे थे, उन जहाजों की तरफ देखा तो इनके ऊपर मौजूद क्रू मेंबर अलग ही लेवल का माल पीकर सेट थे। क्यों? क्योंकि उनमें से काफी सारे सैनिक तो अपने हाथों में तलवार लेकर खड़े थे, और कुछ सैनिक अपने ऊपर लाइफ जैकेट बांध रहे थे, और लाइफ जैकेट बांधते वो सभी के सभी डेक के ऊपर लेट गए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि जापान के सैनिक कभी भी ये 8 टॉर्पीडो बोट से बाहर निकलकर उनके जहाज के ऊपर चढ़ सकते हैं, और वो आते उनके ऊपर हमला करेंगे तो वो पहले खुद को तलवार से बचाने की कोशिश करेंगे, और अगर वो तलवार से नहीं बचे तो वो सीधा समुद्र में कूद जाएंगे और किसी तरीके से तैर कर यहां से भाग जाएंगे और अपनी जान बचाएंगे। एक स्पेशल अनाउंसमेंट, क्योंकि अब मेरा बर्थडे आने वाला है 9 अगस्त को, सो आई जस्ट वांट कि आप लोग मुझसे अपने सवाल पूछें। इतने टाइम से आप मुझे देख रहे हैं, आप लोग भी मुझसे कुछ जानना चाहते होंगे, मैं भी आपसे बातें करना चाहता हूं। सो आप अगर मुझसे अपने सवाल पूछना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे टैग करके अपनी स्टोरीज के अंदर अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप उस स्टोरी का स्क्रीनशॉट मुझे पर्सनली डीएम भी कर दें। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे अपने सवाल पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं कि जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, या फिर जो भी आपके मन में सवाल हो वो आप मुझे पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं। उस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेकर मैं अपने Q&A वीडियो के अंदर उस चीज़ को जरूर शामिल करूंगा, और वो Q&A वीडियो 9 तारीख यानी कि मेरे बर्थडे वाले दिन चैनल के ऊपर अपलोड की जाएगी। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने सवाल 7 तारीख से पहले पहले मुझे जरूर भेज दें, क्योंकि उसके बाद इस Q&A वीडियो की एडिटिंग और रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, उसमें मैं आपके सवाल नहीं ले पाऊंगा। सो मेक श्योर आप अपने सवाल 7 तारीख से पहले पहले मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भेज दें, अपनी स्टोरीज के अंदर मुझे टैग करें ताकि मैं उन सवालों को देख पाऊं। एंड ऑन द अकाउंट ऑफ माय बर्थडे गिफ्ट मुझे आपकी जस्ट विशेष चाहिए हैं। आप मुझे अपनी विशेष, अपना प्यार हमेशा ऐसे ही भेजते रहिएगा, कमेंट्स में, मैसेजेस के अंदर,
फोटोज के ऊपर कमेंट्स करके मुझे आपका प्यार की सख्त जरूरत है। आने वाले अगले 20 मिनटों तक रोजर स्वेंसकी ने देखा कि सामने वाले 6 जहाज युद्ध कर रहे हैं, बाकी वाले जहाज अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, और तभी सब कुछ एकदम से शांत हो गया। जब जैसे ही शांत हुआ, रोजर स्वेंसकी का जहाज बीच में से चीरते हुए आगे गया और आगे जाकर उसने इस पूरे युद्ध को लीड करना शुरू किया। क्योंकि अब युद्ध रुक चुका था तो सामने से 4 छोटी छोटी बोट्स आती हुई दिखाई दी और वो रोजर स्वेंसकी के जहाज के पास आकर रुकी। अगेन फिर से इन्होंने गलती करी थी। सामने मौजूद 4 बोट्स कोई टॉर्पीडो बोट्स नहीं, कोई जापान की बोट्स नहीं, बल्कि ये तो ब्रिटेन के मछुआरों के जहाज थे। और अब की बार फिर से रशियन बाल्टिक फ्लीट ने गलती करी सामने आइडेंटिटी को पहचानने में और बिना कुछ देखे ही इनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, इनके ऊपर भयंकर गोला बारूद की बारिश कर दी। बट कमाल की बात यह थी कि इतना भयंकर हमला करने के बाद भी एक भी गोली या फिर एक भी गोला बारूद इन 4 बोट्स के ऊपर जाकर लगाई नहीं। ये 4 बोट्स बिल्कुल सेफ थी। ये सिर्फ उस पानी को चीरते हुए रोजर स्वेंसकी के पास आकर रुकी, अपनी आइडेंटिटी बताई। अगेन रोजर स्वेंसकी ने उनसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि हमको माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई, जो हमारे आगे जो क्रू मेंबर्स चल रहे थे उन्होंने आपको नहीं पहचाना, जस्ट आप यहाँ से जा सकते हैं, आपके लिए रास्ता क्लियर है। बट उन ब्रिटिश बोट्स के ऊपर मौजूद मछुआरों ने कहा कि हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमने हमारे तट पर मौजूद कोस्ट गार्ड को मैसेज कर दिया है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, और उन कोस्ट गार्ड ने आगे सरकार को भी बता दिया है कि रशिया ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है और अब हमारी तरफ से हमारी सेना आपके लिए लड़ने आ रही है। और जैसे ये चीज रोजर स्वेंसकी ने सुनी, रोजर स्वेंसकी तुरंत अपने रेडियो रूम में गया, वहां जाकर अपने देश के अंदर मौजूद सरकारी लोगों से बात करी और कहा कि आप प्लीज इंग्लैंड से बात करो वरना यहां पर एक और युद्ध शुरू हो जाएगा। वहां से सरकार ने इंग्लैंड वालों से बात करी और तब जाकर हाथ पैर जोड़ने के बाद, माफी मुफी मांगने के बाद ये सारा का सारा मैटर यहीं पर रफा दफा किया गया। और अब दोबारा से ये आइडेंटिटी पहचानने में गलती किसी और से नहीं बल्कि कामचाटका से ही हुई थी। कामचाटका को ही लगा सबसे पहले कि आगे वाली जो बोट्स खड़ी हैं वो जैपनीज टॉर्पीडो बोट्स हैं और ये हमारे ऊपर हमला करने के लिए आई हैं। आगे चलते चलते अब कुछ और हफ्ते बीत चुके थे और अब फाइनली ये पूरा का पूरा बेड़ा अफ्रीका के तट पर पहुंचने वाला था। बट इससे पहले कि वो ये लोग यहाँ तक पहुंच पाते, इनका एक जहाज यानी कि वही कामचाटका जहाज इस पूरे बेड़े से अलग हो गया, वो कहीं खो गया। और उस टाइम पर इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि वो किसी तरीके से उस जहाज को रिलोकेट कर पाते। बस उम्मीद थी तो हाँ कि उनको रास्ता पता है, वो खुद वहाँ अफ्रीका के तट पर पहुँच जाएंगे और हमसे आकर वहीं मिल लेंगे या फिर कहीं और जाकर मिल लेंगे या फिर किसी और तट पर जैसे वो बोर्ड होंगे वहाँ से हमको मैसेज आ जाएगा कि कामचाटका यहाँ पर है और हम उनको वहीं से पिक कर लेंगे। कुछ दिनों बाद फाइनली पूरा का पूरा बेड़ा टैंजियर के तट पर पहुँचा और उम्मीद थी कि यहीं पर दोबारा से कामचाटका उनका पीछा करते करते यहीं आएगी, क्योंकि सभी का पहले से प्लान था कि टैंजियर के तट पर हमें रुकना है। कुछ दिनों तक इंतजार करने के बाद यहीं पर कामचाटका उनको वापस आती हुई दिखाई दी। अब रोजर स्वेंसकी ने जैसे ही कामचाटका के कैप्टन से पूछा कि हाँ भाई बताओ क्या बीमारी है, कहाँ पर थे तुम इतने दिनों से, उन्होंने बताया कि जनाब हमारे ऊपर 3 अलग अलग जापान के टॉर्पीडोज बॉट्स ने हमारे ऊपर हमला कर दिया था और हम उनसे युद्ध लड़ते लड़ते आप सभी से अलग हो गए और हम उनसे बचते बचाते यहाँ तक पहुंचे हैं। बट इसके बाद जब रोजर स्वेंसकी ने इस पूरे के पूरे कांड की जांच पड़ताल करी तो उसको पता लगा कि जिन 3 बॉट से बीमारी लड़के आए हैं, ये 3 बोट्स कोई जापान की टॉर्पीडो बोट्स नहीं बल्कि एक फ्रेंच की फिशिंग बोट, एक ब्रिटेन की फिशिंग बोट और एक डेनमार्क की फिशिंग बोट थी, जिनसे ये लोग लड़के आए हैं जापान की टॉर्पीडो बोट समझकर। फाइनली दोबारा से रोजर स्वेंसकी ने डेनमार्क की सरकार से, फ्रेंच की सरकार से और दोबारा से ब्रिटेन की सरकार से माफ़ी मांगी कि हमसे दोबारा से गलती हो गई, इट वॉज एन एक्सीडेंट, आप प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे कैप्टन ने गलती से आपको दुश्मन समझ लिया था। जिसके बाद ये मामला यहीं पर रफा दफा हुआ, वरना 3 और युद्ध, 3 और देश रशिया के ऊपर हमला कर देते। खैर टैंजियर के तट पर कुछ टाइम रुकने के बाद फाइनली अब ये दोबारा से बेड़ा चलने के लिए तैयार था जापान की तरफ। बट जैसे ये पूरा का पूरा बेड़ा टैंजियर के तट को छोड़कर वहां से निकला, उनमें से एक जहाज ने नीचे मौजूद टेलीग्राफ वायर जो कि टैंजियर को पूरे यूरोप से जोड़ती थी, वो टेलीग्राफ की तार ही इन लोगों ने अपने जहाज से काट दी। अब ये तार कटते ही बेचारे टैंजियर का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गया और 4 दिनों तक वो पूरे यूरोप से कट चुका था। उसके बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन इधर या उधर नहीं की जा सकती थी। 4 दिनों तक वो वायर ठीक करने के बाद ये फाइनली लोग यहाँ से जाने के लिए तैयार थे। अब जैसे ये लोग यहाँ से निकले, इनका रास्ता अभी भी बहुत लंबा पड़ा था। सो फाइनली जैसे पूरा फ्लीट अफ्रीका को क्रॉस करने वाला था, एंडेड मोमेंट पे इनका प्लान बना कि क्यों ना हम एक बार और अफ्रीका में रुककर अपने जहाज़ों को दोबारा से फुल कर ले, सप्लाई इनके अंदर भर लें। बट जैसे ये जहाज़ एक बार फिर से अफ्रीका के कोस्ट पर रुका, अब की बार इन सभी लोगों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम खाने पीने की बजाय हम इसके अंदर बहुत सारा कोयला भर लेते हैं, हमको कोयले की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हमारे इंजन चलते हैं, हो सकता है हमें यहाँ से भागना पड़ जाए, तो हमारे पास फ्यूल की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इन लोगों ने सोच कर देखिए, बजाय खाने पीने का सामान भरने के, इन लोगों ने भर भर के
के सारे जहाज़ों के ऊपर कोयला लाद दिया। अब इतना कोयला था कि ऊपर डेक तक, लिटरली डेक तक सिर्फ कोयला ही कोयला था, और इसकी जो राख जो उड़ने वाली थी अब चलते चलते, वो राख पूरे के पूरे जहाज़ों के ऊपर अपनी एक मोटी परत बना चुकी थी। अब जैसे ये जहाज़ वापस चलने शुरू हुए, एज एक्सपेक्टेड बहुत मोटी मोटी परतें कोयले से उड़ने वाली राख की पूरे के पूरे जहाज़ों के ऊपर बिछ चुकी थी। अब जैसे ये राख की परतें बिछी और इसके अंदर जब सैनिकों ने सांस ली, तो बहुत सारे सैनिकों के फेफड़ों के अंदर वो कोयला गया, और कोयला जाते ही इन लोगों के अंदर भयंकर बीमारियां फैल गई, और बहुत सारे सैनिकों ने ऑन द स्पॉट डेक पर खड़े खड़े ही दम तोड़ना शुरू कर दिया सांस की बीमारी की वजह से। अब जैसे ये पूरा का पूरा फ्लीट साउथ अफ्रीका के बिल्कुल नीचे वाले पॉइंट से घूम कर वापिस जाने लगा, तो फाइनली वहां पर बारिश हुई समुद्र के अंदर। बारिश की वजह से जितना भी कोयला इनके ऊपर बिछा हुआ था, सभी जहाज़ों के ऊपर बिछा हुआ, तो सारी की सारी परत पानी के अंदर बह गई। अब फाइनली इन सभी के लिए रिलीफ था, लेकिन यह बारिश आगे जाकर बहुत भयंकर तूफान बन गई, और सारे के सारे जहाज इस तूफान के अंदर फंस चुके थे। और जैसे ये तूफान शांत हुआ, तो फाइनली रोजर स्वेंसकी ने सभी के सभी जहाज़ों के पास मैसेज किया कि किसी को कोई चोट तो नहीं लगी, सभी के सभी जहाज़ अपने साथ लाइन में चल रहे हैं ना। अगर हाँ, ये मैसेज मेरा जिन जिन के पास जा रहा है, सभी के सभी लोग मुझे रिप्लाई करो कि हाँ हम ओके हैं। बाकी सभी जहाज़ों ने एक एक करके मैसेज कर दिया कि हाँ हम सभी ओके हैं। बट जैसे ही कमचाटका की बारी आई, उसको भी मैसेज करना था। अब कमचाटका ने बजाय हम सही हैं बोलने के, उनकी तरफ से मैसेज आया कि क्या आपको सामने कोई जैपनीज टॉर्पीडो बोट दिख रही है। अब जैसे ये मैसेज रोजर स्वेंसकी ने सुना, रोजर स्वेंसकी समझ चुका था कि इन कामचाटका वाले लोगों ने कोई ऐसा माल पी रखा है जो पहले दिन से इनको सेट करके रखे हुए है। ये पूरे तरीके से भंड हैं, इनको पता ही नहीं कि आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं। बट इन्होंने जो मैसेज भेजा था कि क्या तुमको सामने जापानीज टॉर्पीडो बोट्स दिख रही हैं, वो मैसेज बाकी 44 बोटों के अंदर भी फैल चुका था, और सभी के अंदर अभी एकदम से अफरा तफरी मच गई। कोई इधर जहाज जा रहा है, कोई जहाज इधर जा रहा है, एक दूसरे के अंदर टक्कर खा रहे हैं, कोई अपना एंकर वहीं गिरा रहा है, कोई अपना वापस से तलवारें उठाकर लाइफ जैकेट पहनकर वहीं जहाज के ऊपर वेट कर रहा है कि कब जापानीज सैनिक आएंगे और वो उनके ऊपर हमला करेंगे, और वो अपने बचाव में यहां से भागकर अपनी जान बचा लेंगे। दूसरी तरफ रोजर स्वेंसकी ने रेडियो लेकर कामचाटका को गालियां सुनानी शुरू करी कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हो रहा है, तुमको आखिर कौन सी डायरेक्शन के अंदर ये जापानीज टॉर्पीडो बोट्स दिख रहे हैं जो तुम्हारे दिमाग के अंदर सिर्फ यही बैठी हुई हैं, ऐसी कोई भी बोट यहां पर नहीं है, तुम सारे शांत हो जाओ। और एंड में जाकर रोजर स्वेंसकी ने स्पेशली कामचाटका की बहुत अच्छे से खबर ली, उसकी अच्छे से क्लास लगाई, और फाइनली अब कामचाटका बिल्कुल शांत थी। इतने सारे हादसों की वजह से सभी के सभी क्रू मेंबर्स का जो मोराल था, जो उनका आत्मविश्वास था, वो बिल्कुल टूट सा चुका था। सभी को लग रहा था कि नहीं, वो इस तरीके से तो कोई भी युद्ध नहीं लड़ पाएंगे। फाइनली रोजर स्वेंसकी ने मेडागास्कर के तट पर इस पूरे के पूरे फ्लीट को डॉक करने का फैसला किया कि हाँ यहाँ रुकेंगे, यहाँ सभी एक दूसरे से बातें करेंगे, आगे का प्लान डिस्कस करेंगे, और जिसको जो खरीदना है, जिसको जो सामान चाहिए है, वो अपने जहाज के ऊपर लोड करेंगे और यहाँ से वापस निकलेंगे। जिसके बाद कुछ जहाज़ों पर मौजूद सैनिकों के बीच में ये बातें चलने लगी कि क्यों ना हम अपना आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अपनी साइड सेफ्टी अपने साथ ले लें। जी हाँ, पालतू जानवर अगर वो हमारे साथ रहेंगे तो हमारे अंदर आत्मविश्वास रहेगा कि हाँ हम अकेले नहीं मरेंगे, साथ में ये भी मरेंगे या फिर ये हमको बचा लेंगे। और पालतू जानवर के तौर पर इन लोगों ने अपने साथ हजारों की संख्या में मगरमच्छ खरीदे, हजारों की संख्या में जहरीले सांप खरीदे, और उन सभी को खरीद कर अपने जहाज़ों पर लोड करके उनको पूरे जहाज़ों के ऊपर खुला ही छोड़ दिया। और जैसे ये चीज़ इन जहाज़ों के ऊपर हुई, अब इन लोगों ने खुला तो छोड़ दिया, बट इन जहाज़ों के ऊपर अब सैनिक चढ़ने से डर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अंदर जहाज़ में बहुत सारे खुले मगरमच्छ हैं, बहुत सारे खुले जहरीले सांप हैं, और वो कभी भी इनको काट सकते हैं। खैर ये चीज़ रोजर स्वेंसकी को नहीं पता। उस रात जैसे ही ये पूरा का पूरा बेड़ा वहाँ से निकला, अब रोजर स्वेंसकी अपनी दूरबीन लेकर रात को देख रहा है कि सभी जहाज एकदम ओके हैं, बट उसको कुछ जहाज़ों के ऊपर सैनिक, टैग के ऊपर कुछ सैनिक अभी भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये चीज़ सभी के लिए बहुत अजीब थी। क्यों? क्योंकि इस टाइम तक उन सभी को सो जाना चाहिए था। रोजर स्वेंसकी ने सामने वाले जहाज के ऊपर मैसेज करके पूछा कि तुम्हारे सैनिक अभी तक डेक के ऊपर क्या कर रहे हैं, वो अभी तक सोए क्यों नहीं। दूसरी तरफ से कैप्टन का रिप्लाई आया कि जनाब सोए कैसे, नीचे तो इन लोगों ने मगरमच्छ छोड़ रखे हैं, जहरीले सांप छोड़ रखे हैं, और इनको डर लग रहा है कि कहीं वो सोएं और रात को आकर मगरमच्छ उनको घप ना कर जाए, या फिर कोई सांप आकर उनको डंक ना मार जाए और वो सोते सोते ही भगवान को प्यारे हो जाएं। जिसके बाद अब बहुत सारे सैनिकों के दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम इन पालतू जानवरों जो हमने खरीदे हैं, इन सभी को ढूंढ कर एक पिंजरे में बंद कर दें तो कैसा आइडिया रहेगा। सोचकर देखिए, नंगे हाथों से मगरमच्छ पकड़कर उसको पिंजरे में डालने की बात कर रहे हैं, बट ऐसा भी पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि ये जो जहाज जिसके ऊपर ये चल रहे थे, ये बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी के, बहुत हैवी, बहुत अजीब से पजलिंग जहाज थे। इनके अंदर कोई भी स्ट्रेट रास्ता नहीं था। इनको पता ही नहीं कि आखिर जो पालतू जानवर इन्होंने छोड़े हैं वो जहाज के किस कोने में जाकर घुसे हुए हैं। इसके अलावा इनमें से कुछ जहाज़ों के सैनिकों ने मेडागास्कर से ही बहुत सारे सुट्टे भी खरीदे थे, बहुत सारी
सिगरेट खरीदी थी। अब जैसे ही वो सारी सिगरेट ये पीने लगे, इनको इसकी बहुत ज़्यादा भयंकर आदत लग गई। क्यों? क्योंकि उन सिगरेट्स के अंदर बहुत भयंकर मात्रा में ओपियम मौजूद था, और ओपियम एक एडिक्टिव पदार्थ है, हम सभी को पता है, इसकी आदत बहुत जल्दी लगती है। अब वो सुट्टे जैसे इन जहाज़ों के ऊपर ख़त्म होने लगे, इन सभी की तलब और ज़्यादा बढ़ने लगी कि हाँ, हमको तो वही सुट्टा चाहिए, वापस वही चाहिए, जहाज़ को मोड़कर दोबारा से मेडागास्कर लेकर चलो, हमको तो वही पीना है। बट ऑब्वियसली रोजर स्वेंसकी ने मना कर दिया था, उन सभी को डांट धमका कर फाइनली अपने साथ चलने के लिए रेडी किया। इसके अलावा कुछ और भी सैनिक थे जो इस तलब की वजह से अपनी जान दे बैठे, और जैसे ही उनका अंतिम संस्कार उस ताबूत के अंदर बंद करके उनको समुद्र के अंदर ही फेंका जाना था, उस टाइम पर कामचाटका बाबूजी बनकर सामने आई कि रोजर स्वेंसकी सर, क्या हम इनको सल्यूट दे सकते हैं? अपने कैनन से, अपने तोपों से गोले छोड़ कर के हम इनको अंतिम सल्यूट दे सकते हैं। ऑब्वियसली रोजर स्वेंसकी ने मना नहीं किया कि हाँ, तुम एक काम कर सकते हो। अब जैसे ही उन ताबूत को समुद्र के अंदर फेंका गया, उनके अंदर लाशें मौजूद थी सैनिकों की, तो दूसरी तरफ से कामचाटका ने अपने जहाज से गोले बरसाने शुरू कर दिए इन मरे हुए सैनिकों की याद में सल्यूट देने के लिए। बट वो गोले किसी और को नहीं बल्कि साइड में ही उनके साथ ही जहाज के ऊपर जा जाकर लगे, और उसके अंदर भयंकर आग लग चुकी थी। अगेन कामचाटका गॉट नो चिल। इसके अलावा एक कामचाटका जहाज ही था जिसके ऊपर पूरे फ्लीट का बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर, एकमात्र रेफ्रिजरेटर रखा हुआ था, और इस रेफ्रिजरेटर के अंदर ही बहुत सारा मांस, बहुत सारा पका हुआ मांस भी और कच्चा मांस भी, या फिर कुछ मरे हुए जानवर जिनको पकाकर अब ये लोग खाने वाले थे, वो रेफ्रिजरेटर इनकी पॉट के अंदर रहते हुए एकदम से खराब हो गया। अब बिना रोजर स्वेंसकी से पूछे इन लोगों ने उस रेफ्रिजरेटर को खोलकर अंदर का सारा सामान बाहर समुद्र में ही डंप करना शुरू कर दिया। सारा कच्चा मांस, पका हुआ मांस, मरे हुए जानवर अपने जहाज से नीचे फेंकने शुरू कर दिए। अब क्योंकि मांस इनके जहाज के ऊपर से आ रहा था, तो नीचे जो समुद्री जीवन है, जो शार्क्स वगैरह हैं, उनको तो ये सब कुछ चाहिए है। अब ये शार्क्स, बहुत सारी शार्क्स का झुंड इन जहाज़ों के पीछे लग लिया, और ये शार्क्स इनके बाकी के पूरे रास्ते पर इनका पीछा करने वाली थी, उम्मीद में कि या तो मांस आएगा, या फिर कोई मरा हुआ आदमी आएगा, या फिर कोई सैनिक के ऊपर से क्यों ना कूद जाए, उनके लिए तो नाश्ता ही है। इस पॉइंट तक आते आते रोजर स्वेंसकी समझ चुके थे कि नहीं, इन लोगों के बस की बात नहीं है कोई भी युद्ध लड़ना। इनसे बढ़िया तो मैं किसी तीसरी चौथी क्लास के बच्चों को उठा लाता, वो अच्छे तरीके से युद्ध लड़ लेते। ये जो खड़े हैं जहाज़ों के ऊपर, इनके अंदर सैनिक नाम की कोई भी चीज़ नहीं है, इन्होंने कभी मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं ली, इनको पता ही नहीं है कि आखिर ऐसी सिचुएशन में क्या करना है। तो फाइनली रोजर स्वेंसकी ने सोचा कि क्यों ना मैं इन लोगों को ही ट्रेंड करूँ, इन लोगों को सिखाऊं कि आखिर कैसे ये बंदूकें चलाते हैं, कैसे गोलियाँ चलाते हैं। तो फाइनली रोजर स्वेंसकी ने एक जहाज़ के ऊपर बहुत लंबी पीछे रस्सी बांधी, और उसके पीछे रस्सी के दूसरे कोने पर एक बहुत बड़ी लाइफ बोट बांधी, और कहा सभी जहाज़ों को कि इस लाइफ बोट के पीछे पीछे रहो। काफ़ी दूर, किलोमीटर दूर इस जहाज़ के पीछे जो लाइफ बोट बंधी हुई है, इसके ऊपर ताना लगाओ, इसके ऊपर टारगेट करो, इसको फोड़ दो, तुम अपनी गोलियां चलाओ, तोपे चलाओ, कुछ भी करो, इस टारगेट बोट के ऊपर अपना ताना साधो। बट हजारों राउंड फायरिंग करने के बाद भी उस टारगेट बोट को, जो लाइफ बोट दूसरे कोने पर बंधी हुई थी रस्सी के, उस बोट को कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट जो जहाज उस टारगेट बोट को खींच रहा था, उस जहाज के ऊपर हजारों राउंड फायरिंग वहां जा जाकर गिरी, और लिटरली वो जहाज डूबने की कगार पर आ चुका था। अगर रोजर स्वेंसकी इस अभियान को, इस मिशन को यहीं पर ना रुकवाते, इस अभ्यास को यहीं पर ना रुकवाते, तो लिटरली ये जो पीछे इतने सारे लोग चल रहे थे, नूब सारे के सारे, इनको पता ही नहीं कि कहां पर ताना लगाना है, वो जहाज वहीं पर डूब जाता इन सभी के कारनामों की वजह से। इस पॉइंट पर आकर रोजर स्वेंसकी ने अपनी आखिरी कोशिश भी कर ली, और फाइनली रोजर स्वेंसकी ने अपने हेडक्वार्टर्स के अंदर मैसेज भेजा कि जनाब, ये जो आपने मेरे साथ गंद बांधा हुआ है, ये गंद किसी भी हालत में युद्ध कर ही नहीं सकता। आप प्लीज यहाँ पर कोई और कैप्टन भेज दीजिए, मैं यहाँ से रिजाइन कर रहा हूँ, मुझे छुट्टी दे दो, मुझे घर जाने दो। बट सामने हेडक्वार्टर से मैसेज आया कि नहीं, ये सब तुम्हारी टीम है, तुम वहाँ अपने हालातों के ऊपर हो, तुम्हें सब कुछ कंट्रोल करना है, आगे से हमारी इस चीज़ के लिए तो फ़ोन मत करना। ये कहकर फ़ोन रख दिया, और जस्ट अब दोबारा से रोजर स्वेंसकी अपने क्रू मेंबर्स के साथ पूरे फ्लीट को लेकर जापान की तरफ बढ़ने लगे। पूरे 7 महीनों तक समुद्र का सफर करने के बाद, इतने सारे दिक्कतें झेलने के बाद, फाइनली ये पूरा का पूरा बेड़ा, 44 जहाज़ों का बेड़ा जापान के पास पहुंचने के लिए अब तैयार था। और जैसे ये लोग पहुंचे जापान के पास, इनको दिख रहा है कि सामने जापान है, उससे पहले ही इन लोगों ने अपना लंगर वहीं पर डाला, और सभी के सभी लोग, सभी के सभी जहाज अब स्टेल्थ मोड में आ चुके थे। स्टेल्थ मोड में आपको बता दूं कि ये वॉर का एक हिस्सा है, एक वॉर का पार्ट होता है, एक रूल कह सकते हैं आप इसे। इसके अंदर अगर कोई भी देश अपनी नेवी से हमला करवाता है या फिर हमला करता है, तो वो जितने भी जहाज लेकर गया हुआ है अपने साथ, उन सभी के जहाज़ों की लाइट्स रात को बंद हो जाएंगी। सिर्फ एक जहाज, जो हॉस्पिटल वाला जहाज है, जिसके अंदर किसी भी मरीज का इलाज करना है,
वो हॉस्पिटल वाला जहाज अपनी लाइट्स ऑन रखेगा, बाकी सभी के सभी जहाज अपनी लाइट्स ऑफ कर देंगे। और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ, इसी को स्टेल्थ मोड कहते हैं। ये पूरा का पूरा फ्लीट अब स्टेल्थ मोड में आ चुका था, सभी जहाज ने अपनी अपनी लाइट्स बंद कर दी। सिर्फ एक जहाज जो हॉस्पिटल वाला जहाज था इस फ्लीट के अंदर, वो जहाज अभी भी अपनी लाइट्स ऑन रखे हुए था। और रात के टाइम पर उसी हॉस्पिटल वाले बोट के ऊपर जो क्रू मेंबर सवार थे, उनको सामने से एक छोटी सी बोट तैरती हुई आती हुई दिखाई दी और उन लोगों ने सामने से उस सारे बोट को चेतावनी दी कि वहीं रुक जाओ, पहले अपनी आइडेंटिटी बताओ। सामने उस बॉट ने बताया कि हम रशियन फिशरमैन हैं, रशियन मछुआरे ही हैं, यहाँ पर मछली पकड़ने के लिए आए हैं। बट हॉस्पिटल वाले बॉट के ऊपर मौजूद स्टाफ ने उनको चेतावनी दे दी कि वो यहाँ पर अकेले नहीं है, 43 और भी जहाज यहाँ आसपास खड़े हैं। सो तुमको अगर ये रास्ता क्रॉस करना है तो तुम यहाँ से घूम कर जाओ, यहाँ हमारे बीच में से जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारे ऊपर हमला हो सकता है। ये बात सुनते ही उस रशियन फिशरमैन ने अपनी बोट वापस घुमाई और दूसरे रास्ते से पकड़कर वहां से क्रॉस करके जाने लगा। बट ये चीज बाद में पता लगी कि वो जो बोट यहाँ पर आई थी, वो रशियन मछुआरों वाली बोट हॉस्पिटल वाले स्टाफ से मिलने के लिए आई थी। ये बोट एक्चुअल में जैपनीज टॉर्पीडो बोट थी और ये इन लोगों का जायजा लेने के लिए यहाँ पर आई थी कि आखिर ये लोग अब क्या करने वाले हैं। इन सभी की इन्फॉर्मेशन लेकर वो टॉर्पीडो बोट वापस वहां पर गई और जाकर बता दिया कि यहाँ पर वो हॉस्पिटल वाली शिप खड़ी है, बाकी 43 और जहाज यहाँ पर खड़े हैं, बस अब तो हमला करना है। पूरी इन्फॉर्मेशन मिलते ही जापान की नेवी ने इस पूरे के पूरे बाल्टिक फ्लीट को चारों तरफ से घेर लिया और जैसे ही सुबह सूरज उदय हुआ, थोड़ी रोशनी हुई, उसी टाइम पर जापानीज नेवी ने पूरे तरीके से बाल्टिक फ्लीट के ऊपर हमला कर दिया। और ये लिटरली वन साइडेड हमला था। इसको आज हम बैटल ऑफ सुशीमा के नाम से जानते हैं। और ये पूरे तरीके से वन साइडेड हमला, पूरे तरीके से जापान ने इस बाल्टिक फ्लीट को अपने कब्जे में ले लिया और इस पूरे युद्ध के अंदर रशिया की बहुत बहुत बेदर्दी से हार हुई। इस पूरे युद्ध में जापान के सिर्फ 100 सैनिक मारे गए, जबकि रशिया के वो जो 13,000 सैनिक इन 45 बोटों के ऊपर लद कर यहाँ पर आए थे, 44 बोटों पर चढ़कर यहाँ आए थे, उनमें से 3,000 सैनिक मौके पर ही मारे जा चुके थे। बाकी कुछ रास्ते में निपट गए और बाकियों को जापानीज सैनिकों ने बंधक बना लिया, अपने साथ वो अपने देश में ले गए। इन बंधक बनाए गए सैनिकों के अंदर रोजोस्वेंस्की भी शामिल था और उसको पता था कि हाँ ये चीज़ होने वाली है, क्योंकि जो क्रू उसके साथ भेजा गया है वो लिटरली किसी भी काम का नहीं है। उसको कोई आइडिया नहीं कि आखिर कि क्या चीज़ किस तरीके से की जाती है। सो इस बैटल ऑफ सुशीमा के बाद रशिया पूरे तरीके से घुटनों पर आ चुका था और फाइनली रशिया ने सरेंडर भी कर दिया कि हाँ आप लोग जाकर कोरिया और चाइना को कंट्रोल कर सकते हो, हम अभी इतना सक्षम नहीं है कि उस लेवल पर आपके साथ लड़कर आपसे युद्ध जीत सकें। फाइनली जो 7300 सैनिक इंक्लूडिंग रोजोस्वेंस्की बंधक बनाए गए थे, उनको भी रिलीज कर दिया गया। वो वापस रशिया गए और अपने बाकी की जिंदगी आराम से निकाली उन लोगों ने। बाकी जो मारे गए वो मारे गए। और ये युद्ध, ये जो भसड़ मचाई गई थी, ये आज भी धब्बा है रशियन आर्मी के ऊपर कि आखिर उस टाइम पर किस तरीके से रशियन आर्मी ने कैसा युद्ध लड़ा था। खैर आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, या फिर आपके अगर कोई राय है या फिर आपको अगर कोई स्टोरी सबमिट करनी है तो मेरे इंस्टाग्राम, ये जो मेरा इंस्टाग्राम है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आकर मुझसे आप बात कर सकते हैं, मुझे अपने सजेशंस दे सकते हैं। इसके अलावा यहीं पर मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल है, यहाँ पर मैं स्टोरी से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज अपलोड करता हूँ, तो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर पिछली वीडियो का शाउट आउट शीला देव रॉय को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।